हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो जो है एक रिविजनरी वीडियो होने वाली है बच्चों। और जैसे कि आप जानते हो आपके अभी मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम आपको पता है कि सामने दिखाई दे रहा है आपको, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बायोलॉजी का चैप्टर है और ये बहुत अच्छी वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। और इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे बच्चों, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को डील करेंगे इस वीडियो में। और बच्चों ये सीखेंगे कि कितना आंसर आपको लिखना है और कितने में आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो मेरा नाम है अंकित बच्चों और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करने वाले हैं कि हम इस लेक्चर में क्या नाम है, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो करीबन करीबन जो मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, अराउंड 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूँ। तो इन 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में और सीखेंगे कि क्या क्या इनमें हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखोगे बच्चों आप, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल नेम द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बच्चों बेसिकली अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हालांकि देखो मैं आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको लिख के लेके आया हूं, ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस नहीं है, इसमें काफी टॉपिक्स कवर हो रखे हैं। कहने का मतलब अगर इन क्वेश्चन के आप आंसर कर लेते हो तो आपके मोस्टली पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपसे पूछा गया है इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो पहली बात तो हमारे सामने यही क्वेश्चन आ जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ा था जब हम डाइजेशन आपको पढ़ा रहे थे। तो बच्चों आपने सुना होगा वहां पर कि जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से लेकर एनएस तक, तो माउथ से लेकर एनएस तक जो पूरा फूड प्रोसेस, जहां जहां से फूड चलता है हमारा, जैसे कि माउथ से पहले इसोफेगस में जाता है खाना, यानी कि फूड पाइप में, फिर उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन सारा डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, हमारे बचा कुचा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो ये पूरा जो कंप्लीट जहां जहां जिस जिस रास्ते से फूड जा रहा है, ये पूरा का पूरा कहलाता है बच्चों हमारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में नेम द साइट। साइट का मतलब क्या होता है बच्चों, जगह। ठीक है, आपको वो जगह बतानी है जहां पर चीजों का क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। अच्छा, किस किस चीज का डाइजेशन की बात कर रहे हैं, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब सबसे पहली बात तो यही आ जाती है हमारे पास, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपको, तो कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो फूड होता है, ठीक है, उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं बच्चों फूड में, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास फैट, और तीसरा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा प्रोटीन। तो ये 3 कंपोनेंट है बच्चों जो कि किसके हैं, हमारे फूड के कंपोनेंट्स है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन फूड के कंपोनेंट्स का कहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, आपको वो एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर कहां मिलेगा बच्चों आपको इसका आंसर एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है आपने, तो उसमें आपका आंसर बहुत अच्छे से गिवन है। हम एक काम करते हैं, एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी बच्चों, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर था कि एलिमेंट्री कैनाल पे कौन सा खाना कहां कहां डाइजेस्ट होता है। तो लेट्स सपोज बच्चों कि सबसे पहले तो हमारा खाना जो है माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माउथ से स्टार्ट हुआ, माउथ से बच्चों हम खाने को अच्छे से चबाते हैं, और खाने को चबाने के बाद क्या होता है हमारे पास,
खाना चबाने के बाद जब हम अच्छे से चबा लेते हैं तो खाने जो हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वहां से क्या होता है, सलाइवा निकलता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होती है और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और सलाइवा से खाना हमारा क्या हो जाता है, वेट हो जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जो कि हमारा इसोफेगस में जाए, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है ना। फूड पाइप में जब खाना जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो फूड पाइप में खाना चला जाएगा और इजीली नीचे चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए हमारा स्टमक में एंटर करता है बच्चों, ठीक है। स्टमक अगर आपने, मैं डायग्राम के साथ बनाता हूँ, ठीक है, स्टमक आपने देखा होगा हमारी बॉडी का एक वो पार्ट होता है स्टमक, जिसमें खाना क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर देता है, ठीक है, ये स्टमक है हमारे पास, ठीक है। तो स्टमक में बच्चों जब खाना एंटर करता है तो क्या होता है, खाने के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स थे जो अभी मैंने आपको बताए। वेरियस कंपोनेंट्स में आप क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्ब्स हो गए, और आपको मैंने बताया फैट हो गया, और आपको मैंने क्या बताया, साथ में आपको प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये मैंने कुछ आपको कंपोनेंट्स बताए थे। अब बच्चों जब हम खाना यहाँ पर जाता है तो सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है, हमारे पेट में सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि डाइजेशन हमारा किससे स्टार्ट होता है, प्रोटीन से डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमारा खाना स्टमक में जाता है बच्चों, तो वहां पर स्टमक में भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक ग्लैंड है हमारी गास्ट्रिक ग्लैंड, तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है स्टमक में, गास्ट्रिक, गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है बच्चों। और गास्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है बच्चों, गास्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करती है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में सिक्रेशन होता है किसका, हमारे पेप्सिन का, एंजाइम में पेप्सिन, ठीक है, और साथ में निकलता है बच्चों म्यूकस, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारे गास्ट्रिक ग्लैंड से निकलती है। तो पेप्सिन क्या है बच्चों, एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या करेगा, हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। यही पेप्सिन है जो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, ठीक है, स्टमक के अंदर। अब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बच्चों ये चाहता है इसके पास क्या हो, कुछ फैसिलिटी हो, लाइक ये चाहता है एसिडिक मीडियम। तो पेप्सिन क्या चाहता है, एसिडिक मीडियम चाहता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब ये एसिडिक मीडियम कौन बनाएगा बच्चों, ये एसिडिक मीडियम बनाएगा हमारा HCl, तभी HCl यहां पर आया। तो यानी कि HCl ने आके क्या करा, पहले एसिडिक मीडियम तैयार किया ताकि पेप्सिन वर्क कर पाए, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब प्रोटीन डाइजेस्ट, अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पर प्रोटीन जो है वो फुली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो ये प्रोटीन है वो यहाँ पर पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को फुल तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से कह लो हाफ डाइजेशन बोल लो, ठीक है, या फिर इनको थोड़ा डाइजेस्ट कर देता है। एंड देन प्रोटीन क्या करता है, जैसे ही पेप्सिन डाइजेस्ट करता है इसको यहाँ पर, और प्रोटीन जो है नेक्स्ट हमारा स्टमक से निकलकर कहां चला जाता है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। यानी कि यहां से अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो जो हैवी कोल्ड वाली ऐसे फैली रहती है अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना चला गया, ठीक है। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाए ना तो हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जो कि उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या आपको वेरियस कंपोनेंट्स का जो है कंप्लीट डाइजेशन समझाना था, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वही जगह है जहां पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब खाना आ चुका है। अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी आता है बच्चों कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा तो वो तो जलन पैदा कर देगा बहुत ज्यादा, और वो जलन पैदा होगी तो उससे कैसे प्रोटेक्शन मिलती है। तो बच्चों आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो म्यूकस आया है ना, ये जो म्यूकस है, म्यूकस ही वो चीज है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से हमारे जो स्टमक को, ये जो स्टमक है हमारा, इस स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव यानी कि इफेक्ट से बचाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों इसलिए यहाँ पर आए थे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या करा, एसिडिक मीडियम क्रिएट किया, किसके लिए, पेप्सिन के लिए, ठीक है ना, पेप्सिन अपना काम अच्छे से कर पाए। अच्छा पेप्सिन क्या कर रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, फुली डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, प्रोटीन का
फुली डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही होता है। फिर म्यूकस ने क्या करा, म्यूकस ने एक लेयर बना ली पूरे स्टमक में अंदर से, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको बचाया जा सके, ठीक है ना, उसके इफेक्ट से बचाया जा सके, जलन ना हो, ठीक है। तुमने सुना भी होगा कुछ एडल्ट लोग होते हैं, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं हमारे, वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी की प्रॉब्लम में यही होता है बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, म्यूकस या तो कम पड़ जाता है शरीर में, म्यूकस अच्छे से नहीं बन पा रहा है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है, आप ऊटपटांग कुछ खा ले रहे हो तो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकलता है, ठीक है ना। तो इस जिस कारण क्या हो रहा है, म्यूकस काम नहीं कर पा रहा है तो जलन पैदा हो जाती है, तो वहां पर कुछ एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना होगा भाई एसिडिटी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, डाइजीन वगैरह आपने सुना होगा, दवाई सिरप आती है वो भी यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ठीक एंड माइल्ड बेस है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कराना है, एसिड को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेस डालना पड़ेगा, और बेस कौन सा होगा, जो हम खा सके, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं कंप्लीट डाइजेशन की। तो बच्चों कंप्लीट डाइजेशन जैसे कि अभी हमने पढ़ना है, तो कंप्लीट डाइजेशन में अगर बात करूं मैं, तो कितने कंपोनेंट्स थे बच्चों, एक तो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था हमारा फैट, और तीसरी चीज थी हमारी प्रोटीन। अच्छा, कुछ प्रोटीन जो है हमारा उसमें डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक में, ठीक है। अब ये बाकी के बच गए। तो बच्चों कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी सिक्रेशंस बच्चों यहाँ पर आते हैं, यानी कि और भी चीजें आती हैं यहाँ पर। अच्छा सर, कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो बच्चों आपसे यहाँ पर कुछ कुछ और भी लिक्विड टाइप चीजें आएंगी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। लिवर से, अगर आपने सुना हो कि यहाँ पर एक लिवर भी होता है, इस डायग्राम को एक ऐसे एक यहाँ पर एक पार्ट होता है लिवर। लिवर से बच्चों लिवर के पास एक होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर भी होता है एक पार्ट, यहाँ पर छोटा सा पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो और एक पेनक्रियाज होता है, अगर आपको याद होगा, यहाँ पर एक नीचे पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज से पेनक्रियास्टिक जूस आता है बच्चों, पेनक्रियास्टिक जूस। और लिवर से हमारा जो है बाइल जूस आता है, बाइल जूस स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर में, ठीक है, बाइल जूस होता है। अच्छा, बाइल जूस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें। बाइल जूस आता है, बाइल, बाइल के अंदर बाइल सोल्ट होते हैं बच्चों, बाइल के अंदर बाइल सोल्ट होते हैं, सॉल्ट्स, ठीक है। और एक आता है बच्चों पेनक्रियास्टिक जूस में हमारे और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक एंजाइम आएगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। एक एंजाइम आएगा बच्चों लाइपेज, लाइपेज एंजाइम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो पहली बात तो बच्चों जो बाइल सोल्ट है, ठीक है, बाइल जूस के अंदर जो बाइल सोल्ट होता है, ये बाइल सोल्ट क्या करता है बच्चों, फैट जो था आपका, यहाँ पर जो आपका फैट था, फैट क्या होता है एक्चुअल में, बड़ी बड़ी गोलियां होती है। तो बाइल सोल्ट क्या करता है, फैट को बड़ी गोलियों से तोड़कर इसको ब्रेक कर देगा एंड छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देगा बाइल सोल्ट, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं। उसका रीजन है बच्चों, देखो बड़ी गोली होगी तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होता, तो एक्शन ऑफ एंजाइम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एंजाइम अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो बाइल सोल्ट ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है ना, लार्ज ग्लोबल्स इनटू स्मॉल ग्लोबल्स, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जो हमारा जो एंजाइम्स आए हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे कि ट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम आया, ये जो प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट होके आया था स्टमक से, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन उस प्रोटीन को फाइनली डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि इस प्रोटीन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कर देगा, ट्रिप्सिन कर देगा। अच्छा, क्या बनेगा, तो बच्चों जब प्रोटीन डाइजेस्ट होके बनाता है हमारा अमीनो एसिड, क्या बनाता है, अमीनो एसिड, फाइनल डाइजेशन में अमीनो एसिड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, फैट डाइजेस्ट होगा बच्चों फैटी एसिड में, इसमें डाइजेस्ट होगा फैटी एसिड, ठीक है। तो फैट डाइजेस्ट हो गया फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा बच्चों ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ही हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे एंजाइम्स आए उन्होंने अपना काम किया, तो ट्रिप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन को कन्वर्ट किया
इसमें अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और लाइपेज वगैरह जो थे हमारे, उन्होंने फैट वगैरह को और इनको कन्वर्ट किया फैटी एसिड्स में, ठीक है। और बाइल सोल्ट से जो बाइल जूस आए थे और पेनकेस्टिक जूस वगैरह आए थे, यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ हमारा ग्लूकोज में। तो कहने का मतलब ये है, पूरे क्वेश्चन में हमें, मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है वैसे, बट इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया था आपसे क्या, कि भाई आपको जो है बताना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, आपसे साइट पूछी गई थी कंप्लीट डाइजेशन की वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो पहला था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों ही बच्चों कंप्लीट डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तीनों ही कहां पर डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। हाँ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है हमारा स्टमक से, बट एंडिंग हमारी प्रोटीन की भी कहां पर हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। तो ये सारा जो है कंपोनेंट डाइजेस्ट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये इसका आंसर रहेगा बच्चों, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको। अगर आप सारे जो चीजें पूछी गई हैं बच्चों, अगर आप उनका जवाब दे दोगे तो कंफर्मली आपको फुल मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द टेबुलर फॉर्म द थ्री डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। तो आप सभी ने क्या नाम है बच्चों, आर्टरी और वेन का नाम तो सुना ही होगा, अगर चैप्टर पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, आपने एक तो आर्टरी का नाम सुना होगा और एक वेन्स का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं आपको बच्चों। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ ट्यूब्स है, जैसे कि आप देखते हो हमारी इन कॉमन भाषा में बोल देते हैं नसें। तो हमारी बॉडी में जो ये नसें हैं, ठीक है, क्या नाम है, ये जो ट्यूब्स है ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि जिसमें ब्लड चल रहा है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स है बच्चों ये हमारी बॉडी में, तो उनमें नाम दिया हुआ है आर्टरीज एंड वेन्स। तो हमें क्या करना है बच्चों, टेबल बना के हमारे को तीन डिफरेंसेस लिखने हैं, मेनली तीन डिफरेंस इसके, आर्टरीज और वेन्स के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन्स पर क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टरी और वेन के ऊपर है। आर्टरीज और वेन्स। अब इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों दोनों में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि दोनों होते क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों आपको ये डालना है कि ये दोनों है क्या। तो बच्चों पहली बात तो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज बच्चों उन ट्यूब्स का नाम है जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाती है, ठीक है ना। यानी कि क्या लिखना है आपको इसके अंदर, कि जो हार्ट से ब्लड को फुल बॉडी में पहुंचा रही है, पूरी बॉडी में, ठीक है। ये है आपकी आर्टरी, यानी कि आर्टरी इज द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा आर्टरी का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, अच्छा वेन्स में पहला ये सेम पॉइंट वेन्स में भी आएगा। अच्छा वेन्स क्या है, वेन्स बच्चों बॉडी से ब्लड को कैरी कर वापस हार्ट के अंदर लाना, ये काम करती है वेन्स। तो ये डिफरेंस है, देखो आर्टरी क्या कर रही है, मान लो ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो हार्ट से ब्लड निकलेगा बाहर, हार्ट से जब ब्लड निकलेगा बाहर और बॉडी में जाएगा, तो वो जिन ट्यूब्स के थ्रू जाएगा ना, दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड आर्टरीज, इन्हीं को हम आर्टरी बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। और बॉडी से वापस
हार्ट में ब्लड आता है। अच्छा पहली बात तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि बच्चों हार्ट का क्या काम है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। हार्ट क्या है हमारा, एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। और ब्लड को क्यों पंप करना है बच्चों, तो सीधी सी बात है, हमारी बॉडी बच्चों क्या है, आपको भी पता है कि बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं और हमारी बॉडी में हर जगह सेल है, सर से लेके पैर के नाखून तक, मतलब हर जगह सेल्स ही सेल्स है। तो बॉडी में हर जगह ब्लड का पहुंचना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड बाय ब्लड, ठीक है। ब्लड ही सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं और सभी न्यूट्रिएंट्स को सेल टू सेल पहुंचाते हैं। लेकिन दिक्कत बच्चों पता है क्या है, हमारे ब्लड में उतना प्रेशर नहीं होता कि वो हर जगह पहुंच पाए, तो इसलिए हार्ट का काम आता है यहाँ पर। इसीलिए हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्या करने में, पंप करने में। यानी कि वो जो प्रेशर, जो एक दाब पैदा करेगा ना, वो हार्ट ही करेगा, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में पहुंच पाए। समझ में आ रही बात। अब जिस भी ट्यूब के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है हार्ट से, वो कहलाती है हमारी आर्टरीज। और अब पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच चुका है, वहां पर जो सेल्स होंगी, सेल्स ने क्या करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी, CO2 वापस दे दी, वेस्ट मटेरियल भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी। अब जो हमारा ब्लड बन चुका होगा वो डीऑक्सीजनेटेड बन चुका होगा, आपने पढ़ा होगा है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी से वापस कहां आता है बच्चों, हार्ट में लाया जाता है। कौन से वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वापस पूरी बॉडी में से वापस लेके आया जाता है, ठीक है। अब जिस ट्यूब के थ्रू पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड आएगा उसको कहते हैं वेन्स। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। तो पहला डिफरेंस बच्चों आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों आपका, जो आर्टरीज होती है ना बच्चों, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है, वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक, थिक वॉल्स होती है बच्चों, थिक, ठीक है। यानी कि आर्टरी की जो दीवारें हैं बच्चों वो थोड़ी मोटी हैं, ठीक। अब इसका कारण क्या है, आर्टरी की दीवारें मोटी क्यों होती है सर, तो मान लो बच्चों ये आर्टरी है, ठीक है, और इसकी जो दीवारें हैं थोड़ी सी वेन के कंपैरिजन में थोड़ी थिक होती है। अब इसका कारण क्या है, मैं तो हालांकि मैं रीजन बता सकता हूं, आपको रीजन तो मैं समझा रहा हूं आपको, बट है ना आपको उसमें कारण नहीं बताना, बस डिफरेंस बताना है। तो एक डिफरेंस ये भी है, वॉल्स आर्टरीज की थिक होती हैं और वेन्स की जो वॉल्स है वो इतनी थिक नहीं होती। मैं लिख देता हूं, थिन वॉल्स होती है इसकी, ठीक है। इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है, थिन वॉल। अच्छा क्यों, तो बच्चों जो आर्टरी में ब्लड चल रहा है वो डायरेक्ट कहां से आया, हार्ट से आया है। और हार्ट क्या है बच्चों, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि हार्ट ने क्या करा है, हाई प्रेशर से ब्लड को भेजा है, हाई प्रेशर से। अब जब बच्चों प्रेशर हाई होगा ब्लड में, तो जो ये पतली दीवारें अगर इसकी होंगी तो फट जाएंगी, सीधी सी बात है, इतना प्रेशर नहीं झेल पाएंगी। तो मेनली देखा जाए ना, आर्टरी की वॉल्स थिक क्यों है, बिकॉज वो क्या करती है, हार्ट की जो प्रेशर को है ना, जो ब्लड में प्रेशर डाला है हार्ट ने, उसको झेलती है, ठीक है। और अगर वो ठीक ना होती तो फट जाती, सीधी सी बात है, और हार्ट फेल हो जाता, उसी को हार्ट फेल होना बोलते हैं, ठीक है। बट ये सीधी सी बात है, नेचर ने, एक नेचर बच्चों ऐसी चीज है ना जो हमारे को ऐसा बनाया है कि हम हर चीज की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही उन्होंने डाला हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, उसको थिक वॉल बनाया गया है। लेकिन वहीं पर अगर तुम बात करो इसकी वेन्स की, तो देखो वेन्स पे जो वॉल्स होती है वो वेरी थिन, थिन वॉल्स होती है वेन्स की, थिक नहीं होती, यहाँ पर थिक थी। अच्छा वेन्स में क्यों, अच्छा वेन्स क्या कर रही है, वेन्स बच्चों एक्चुअल में क्या कर रही है, वेन्स तो हमारी पूरी बॉडी से, ये वेन्स थी जिस ट्यूब के थ्रू बॉडी से हार्ट में ब्लड आएगा, ये ट्यूब, ये हमारी वेन। वेन्स जो है हार्ट में ब्लड को वापस लेकर आती है, और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। अब जरूरी है, बट जितनी भी कैरी करके वापस लाते हैं ना हार्ट में, वो हमारा वेन्स होती है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बच्चे पता क्या लिखते हैं,
बच्चे ये लिखते हैं कि आर्टरीज वो हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा रही है और वेन्स वो हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके आ रही है। बेटा ऐसे डिफरेंस नहीं लिखना है आपको, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बेसिस पे डिफरेंस नहीं लिखना है, ये गलत थोड़ा सा हो जाएगा आपका। आपको किसके बेसिस पर लिखना है कि जितनी भी ट्यूब्स हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाती हैं वो सारी ट्यूब्स हमारी आर्टरीज कहलाती हैं, और जो ट्यूब्स वापस लेकर आती है हार्ट के अंदर वो हमारी वेन्स कहलाती है। अब भले ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा हो, क्योंकि ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड भी हार्ट में ही आता है ना, तो आएगा जिससे ब्लड हार्ट में आएगा वो वेन्स, और जिससे हार्ट से बाहर जाएगा वो आर्टरी। सिंपल, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो जो अब भाई सीधी सी बात है, जो ये वेन्स है, वेन्स में हाई प्रेशर नहीं होता, वेरी हाई प्रेशर यहाँ पर नहीं होता, यानी कि लो प्रेशर होता है इसके अंदर, क्योंकि जब तक ब्लड जा चुका होता है प्रेशर खत्म हो चुका होता है इसलिए, ठीक है, वेरी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर रहता है, तो सीधी सी बात है लो प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, इतनी ज्यादा थिक वॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिफरेंस भी हमारा क्या आ जाता है इसमें, सही है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या लिखे, तीसरा डिफरेंस, ठीक है। तो तीसरा डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स में आप डाल सकते हो कि जैसे कि इसकी थिक वॉल होती है, तो तीसरा डिफरेंस प्रेशर का भी आप डाल सकते हो, क्या कि आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, और यहां पर लो प्रेशर रहता है, वेन्स में हमारा बीपी लो रहता है। तो ये भी आप डिफरेंस डाल सकते हो, तीन डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे बच्चों। तो वापस चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस था कि टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस लिखने बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, मैंने आपको डिफरेंस बताई दिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करके डिफरेंस लिखोगे, अच्छा टेबल बना के जरूर लिखो बच्चों डिफरेंस, तभी आपको थोड़ा अच्छा लगता है और नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपकी बुक में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम टेबल बनानी है, ठीक है, और टेबल बना के सीधी सी बात है आपको फिर से, जैसे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में क्या लिखना है बच्चों आपको, अच्छा बच्चे पता क्या लिखते हैं, ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स के बीच में डिफरेंस लिख देते हैं, इट इज द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, व्हिच मेक देयर ओन फूड, ठीक है। हेटरो में लिखेंगे इट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज डिपेंड ऑन द अदर। ये ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस नहीं है, यहां पर डिफरेंस पूछा है न्यूट्रिशन में बच्चों, ठीक है ना, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताना, ठीक है ना, बताने का तरीका वही आएगा, बट ध्यान रहे न्यूट्रिशन के बारे में आप समझा रहे हो, ठीक है ना। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या लिखोगे, द न्यूट्रिशन, इसका जो आंसर रहेगा वो इस तरीके से स्टार्ट होगा, द न्यूट्रिशन, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिज्म, या फिर द न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन खुद का अपने आप से करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें आएगा आपका कौन सा, ऑन फूड बनाएगा, वो अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें आ जाता है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जो होता है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक तरीके का। तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है, किसका इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, ठीक है, वाटर का इस्तेमाल करके, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहा है। तो एक तरीके से ये क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का टाइप, ठीक है। हेटरोट्रोपिक में क्या लिखना है बच्चों आपको, हेटरोट्रोपिक में सिंपल सी बात है, ये वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम जो है, हम भी तो क्या करते हैं, हम सब्जियां, फल, हम प्लांट्स वगैरह पे, वेजिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है, और क्या नाम है, एनिमल प्रोडक्ट, हम इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, हेटरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस, दो डिफरेंस ये हो, इसमें डिफरेंस ये हो गया दोनों में। और दूसरा बच्चों आपको इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा अच्छे से, ठीक है, कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जब डिफरेंस लिखोगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन वगैरह डाल के एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इसमें आप
और भी टाइप्स के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे होलोजोइक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आप इनमें डालोगे, ठीक है ना। तो वो सारा क्या करना है आपको इसमें डालना, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों और आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें बस इतना सा डिफरेंस लिखना होता है कि भाई ऑटोट्रॉपिक टाइप के होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैरासाइटिक में होता है कि भाई पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों को बिना मारे, ठीक है, अपना खाना कीटनाशक वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी करते हैं अपना पैरासाइटिक, ठीक है। और क्या नाम है, एक होते हैं बिना एनिमल को डेड किए अपना खाना अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, एक होते हैं कि क्या नाम है प्योर बना बनाया, जैसे कि जुएं हो गई, जुएं भी क्या करती है पैरासाइटिक टाइप करती है, बिना मारे करती है। तो ये सारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें डिफरेंस लिखना है बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत आसान है ये। तो आई होप आप लिख लोगे इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कहता है हमारे को, क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस राइट्स इट्स ऑल इवेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है सीबीएसई पूछती है, और मैं आपको बताऊं इसका आंसर एग्जैक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें बहुत सिंपल सा करना है। क्या, पहले तो आप लिखोगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस की आपको क्या लिखनी है पहले, डेफिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द यूजिंग प्लांट्स मेक देयर ओन फूड प्लांट्स, मैं पूरी डेफिनेशन बोल रहा हूं यहां पर, आपको वही लिखनी है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब आते हैं इवेंट्स इसकी, कि इवेंट्स का मतलब क्या है। तो एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो 3 इवेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा ये इवेंट क्या है, तो एक इवेंट में बता रखा होगा कि प्लांट में क्या होता है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है बाय क्लोरोफिल, पहला इवेंट ये होगा, ठीक है, कि सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ये पहला इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट है कि जो पानी आया ना बेटा, भाई मिट्टी से पानी भी लिया गया है, ये रहा, ये जो पानी है बच्चों, ये पानी कन्वर्ट होता है, अच्छा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा, और सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। एक इवेंट ये भी है कि सनलाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी क्या हो रही है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये एक इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट बच्चों कहता है कि जो वाटर था, वाटर ब्रेक डाउन होगा पहले तो, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा वाटर का, किसमें, पानी टूटेगा 2 में, एक तो ऑक्सीजन में, आपको पता ही है ऑक्सीजन में टूट जाता है पानी, और हाइड्रोजन में, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कराएगी, रिड्यूस करा देगी, रिडक्शन करा देगी कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होगा बच्चों, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होगा तो बनेगा ग्लूकोज, सीधी सी बात है, C6
H12O6। ठीक है, अब हुआ क्या, ये भी एक इवेंट है कि भाई पानी कन्वर्ट हुआ पहले ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट से ली थी स्टोमेटा के थ्रू, उसको रिड्यूस कराया, रिड्यूस करा के क्या बना, हमारा ग्लूकोज बना। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गई, प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है। प्लांट क्या करेगा, स्टोमेटा से बाहर छोड़ देगा, जिसको हम ले लेते हैं हमारे लेक्चर। ठीक है, तो ये 3 इवेंट आपकी बुक में एज इट इज लिखे हो बच्चों, ये इवेंट आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कई बार, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके इवेंट्स लिखना है। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों एक चीज मत भूलना बिल्कुल भी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, इसकी केमिकल रिएक्शन मत भूलना बिल्कुल भी। जब ये तीनों चारों इवेंट बता दो आप, तो केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना। और केमिकल रिएक्शन कौन सी लिखनी है कि भाई CO2 एनवायरमेंट से लिया, पानी जमीन से लिया, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किया गया, ग्लूकोज बनाया अपने लिए, और साथ में कार्बन ऑक्सीजन बनी जो कि वेस्ट मटेरियल है प्लांट के लिए। ठीक है, और एनवायरमेंट भेज दी गई, और साथ में पानी बनता है, और पानी पौधे अपने शरीर में इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा अमाउंट होता है पानी का, तो क्या कर लेते हैं वो वहां से कहने का मतलब है रिमूव कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन जिसको बोला जाता है ना। तो ये प्रोसेस हमारा प्लांट क्या करते हैं, करवाते हैं। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और बहुत देखो सिंपल सा आंसर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका आंसर। ठीक है, जो इवेंट्स मैंने आपको समझाए वही इवेंट्स आपको लिखने हैं, और इसकी एक डेफिनेशन लिखनी है स्टार्टिंग में। ये डेफिनेशन आप अच्छे से बता देना, और आपका आंसर पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है बेटा, आजकल है ना बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ाई करनी बंद कर रखी है। ठीक है, आपको चलो ठीक है मत पढ़ो भाई, मैं तो ये कहता हूँ जो क्वेश्चंस आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो बस। क्योंकि बच्चों जो एक्सपीरियंस टीचर है वो आपको क्वेश्चन बढ़िया ही बताएगा, और आपको ऐसे क्वेश्चन बताएगा जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्टोमेटा। व्हाट इज स्टोमेटा? और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है बच्चों कि मैं क्या ही बताऊं आपको, बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ये। ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या है, और राइट इट्स फंक्शन, आपको इसके फंक्शन भी समझाने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है इसमें, स्टोमेटा क्या है, फिर दूसरा इसके फंक्शन बताओ, और लेबल डायग्राम, इसका लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, पूछा जाता है हर बार। चलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन था हमारा सबसे पहला पार्ट स्टोमेटा क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है आगे, स्टोमेटा is the tiny pores which is present, it is the tiny pores which is present on the surface of the leaves, यानी कि पत्तियों की सतह पर। क्या बोला बच्चों मैंने, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले वो टिनी पोर्स, छोटे छोटे छेद, बिल्कुल जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र, यानी कि होल्स, बारीक बारीक, मतलब हमारे को आंखों से नहीं दिखाई देंगे, बट हाँ टिनी पोर्स होते हैं, पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज स्टोमेटा, तो उसका आंसर ये रहा, स्टोमेटा इज द टिनी पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। उसके बाद क्वेश्चन क्या था बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन था कि भाई हमें क्या बताना है, इनके फंक्शन बताने हैं स्टोमेटा के। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ
स्टोमेटा। फंक्शन है बच्चों, जैसे कि पहला फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन से आपको पहले ही लिख देना है ताकि आपका टीचर तुरंत पढ़ते के साथ आपको नंबर दे दे, हाँ भाई इसको पता है। तो पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब बात आती है सर गैसेस के नाम भी बताने कौन से हैं कौन से नहीं, बता दो वैसे, बट इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। अगर आपको लगता है 3 नंबर में आ रखा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको पूरे नंबर चाहिए तो बता दो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब आप बोल सकते हो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ठीक है क्या करा जाता है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करा जाता है बच्चों, रिमूव किया जाता है। तो ये आपको लिखना है कि भाई स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड से एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको बता देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों जिसको हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। पौधों में क्या होता है कई बार, भाई देखो उस पे जुबान तो है नहीं बेचारों के पास, है ना, तो बताते तो है नहीं हमें कितना पानी चाहिए, नहीं कितना नहीं, और हमें भी पता नहीं होता, हम भी फेल देते हैं बहुत सारा पानी उसके अंदर, है ना, गमलों को भर के रखते हैं पूरा, लेकिन हमें कैपेसिटी नहीं पता ना, वाटर लॉगिंग कितनी है उनकी, कितनी जरूरत है उनको। तो क्या होता है बहुत बार प्लांट्स अपना पानी अंदर ले लेते हैं, काफी मिट्टी में डालते हैं भाई, पानी ले लेते हैं, बारिश हो जाती है, ठीक है, अभी बारिश चल रही थी सारी, तो बहुत ज्यादा पानी चला जाता है, तो वो क्या करते हैं ना, वो स्टोमेटा के थ्रू पानी को, एक्स्ट्रा पानी को रिमूव करा देते हैं बच्चों, और इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ये भी तो हमारा स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोमेटा का। अच्छा, तीसरे में एडिशनल आप लिख सको तो आप लिख सकते हो इसमें कि जैसे कि सनलाइट वगैरह एब्जॉर्ब भी हमारे स्टोमेटा के थ्रू ही हो जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन भी स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे फंक्शन। तो हमने क्या सीख लिया, डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, फंक्शन मैंने आपको बता दिया, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब लास्ट आता है बच्चों इसका डायग्राम, ठीक है। अब दिक्कत ये बच्चों डायग्राम बनाना है बढ़िया से, ठीक है, मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। अच्छा, डायग्राम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है सर जी डायग्राम के नंबर होते हैं क्या, डायग्राम के नंबर नहीं होते बच्चों, डायग्राम के आपको नंबर मिलते हैं नेमिंग के, उसमें लिखा है लेवल डायग्राम, लेवल डायग्राम आपको बनाना है। तो जैसे कि स्टोमेटा का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, तो आप इसमें बनाओगे इस तरीके से, 2 सेल बना लेना, इधर एक इधर बना लेना और एक इधर बना लेना, है ना। ये थोड़ा भाई मेरे से इतनी खास बन नहीं रही है, ठीक है, पर पेपर पे बनाओगे तो बढ़िया बनेगी, है ना। तो 2 सेल ऐसी बना लेना, ठीक है, मैं एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 सेल आप बना लोगे यहां पर, चलिए। अब उसके बाद बच्चों आपको क्या करने हैं, छोटे छोटे पिगमेंट्स दिखा देने हैं सेल के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे ऐसे पिगमेंट दिखा देने हैं आपको, और आप समझ ही रहोगे ग्रीन पिगमेंट्स किसके होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल के, है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है, तो ये क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना, बस यही बनाना होता है मेन तो। इसके बाद आप क्या कर दो भाई, जो है इस तरीके से, जैसा भी आपकी बुक में, मतलब आप डायग्राम एक बार बुक से भी देख लेना, ठीक है, इस तरीके से इसको कवर कर दो, लीव्स दिखागा ना। अब ये जो पोर्स है बीच में, इसको बोलेंगे पोर्स,
जो तुम्हारा स्टोमेटल पोर्स है, स्टोमेटापोर्स, ठीक है। और बच्चों ये जो आपने सेल बनाई थी, ये वाली सेल और ये वाली सेल, है ना, ये है बच्चों हमारी गार्ड सेल, ठीक है। तो ये दोनों हो गई हमारी गार्ड सेल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी गार्ड सेल ही होती है। पोर्स आपको पता ही है, बीच में पोर्स है, ये जगह जो है, ठीक है, पोर्स है। बस ये 2-3 नाम बताने होता है। अच्छा क्लोरोफिल का नाम बता दो यहाँ पर, ये जो ग्रीन पिगमेंट्स बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल। तो ये हो गया आपका लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। अच्छा एक क्वेश्चन बच्चों एडिशनल बता देता हूँ यहाँ से, कई बार है ना आपसे पूछ लेता है क्या कि भाई स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी वजह से होती है। तो बच्चों जो ये गार्ड सेल है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग, ठीक है ना। स्टोमेटा की जो ओपनिंग होगी और जो क्लोजिंग होगी वो गार्ड सेल की वजह से ही होती है, ठीक है। तो गार्ड सेल जब स्वेल कर जाती है तो ओपन हो जाते हैं, जब श्रिंक कर जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर रिस्पॉन्सिबल इज गार्ड सेल, ठीक है ना, फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है बच्चों। और ये पोर्स जब ओपन होते हैं तो सीधी बात है, ये सारे फंक्शन यहाँ पर क्लियर। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपको कितनी बातें लिखनी है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें इसमें लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, हाउ अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। कह रहा है अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसको भी मैं अच्छे से डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। बट बेटा ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के आपको मिड टर्म एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगर मिल जाए तो इस वीडियो पे आना, लाइक करना, शेयर कर देना, और सीधी सी बात है पहले तो अभी कर देना शेयर, ताकि सारे बच्चों को पता लग जाए। और अगर इनमें से देखो मेरा मानना है अगर 10 क्वेश्चन है बच्चों, अगर मान लो 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गए तो आपको तो फायदा ही है ना। तो आप इन क्वेश्चन को क्यों नहीं कर सकते बताओ। 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात तो नहीं है एक चैप्टर से करना। मैं तो कहूंगा ये एडिशनल समझ के करो, बाकी आप जितना मर्जी करो वो कम है, जितना भी प्रैक्टिस करो वो कम है, लेकिन इनको जरूर कर लेना। इनमें से एक आधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूं हो सकता है इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो हो सकता है इन्हीं में से हो, तो ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन है ना पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ध्यान रखना। मैं आपको पूरे चैप्टर की रिवीजन कराऊं, ये इन क्वेश्चंस को करा दूं, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ध्यान। तो इसलिए मैं इन क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हाउ अमीबा ऑब्टेन देयर फूड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। हमें पता करना है क्या अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, डायग्राम से समझ आना है। चलिए तो इसमें आ जाता है बच्चों क्या, पहले तो अमीबा क्या होता है। तो बच्चों अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो शेपलेस होता है। शेपलेस बोला बच्चों, शेपलेस नहीं, ठीक है ना, शेपलेस। शेप मतलब कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है ना। लो जी मैंने भी अपने हिसाब से जैसा मर्जी बना दिया। और इसमें क्या होता है, मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, एंड आप सभी को पता होगा छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अपने, वो ऑर्गेनल्स हैं लेट सपोज, ठीक है। ये एक अमीबा है हमारा। और दूसरी बात बच्चों, इसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। बस बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द आउटर सरफेस, and these hair like structures are called the cilia, या फिर आप बोल सकते हो फ्लैजिला। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये मदद करते हैं उनको मूव करने में, ठीक है, किस करने में, चलने फिरने में। भाई देखो आपने देखा होगा जमीन पर पकड़ बनाने में, ठीक है ना, तो इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, जमीन पर पकड़ बनाने में इनकी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा डायग्राम बना देना पहले तो। अच्छा इसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं अमीबा ने अपना खाना देखा, अमीबा ने अपना फूड पार्टिकल यहाँ पर देखा, कुछ भी फूड पार्टिकल है, सब्जी है तो आपने समोसा बना दिया, समोसा नहीं बेटा,
ठीक है, अब कुछ भी फूड पार्टिकल है ये अमीबा ने देखा। अब अमीबा क्या करेगा ना, धीरे धीरे बढ़ेगा इसी तरफ, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। अब वो बढ़ेगा कैसे भाई, तो ये फ्लैजिला मदद करेंगे, अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये मदद करेंगे, और धीरे धीरे जब बढ़ेगा ना अमीबा की इसकी तरफ, तो ये अपनी बॉडी को उस हिसाब से अडेप्ट कर लेगा। और कैसा दिखेगा वो मैं अगले डायग्राम में आपको बना के दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से, अपनी शेप फिक्स तो है नहीं, तो खाने को इस तरीके से, एंड लेट्स सपोज दिस इज द अमीबा एंड दिस इज द न्यूक्लियस। अब तुम बोलोगे सर आपने ये कैसा डायग्राम बना दिया, तो बच्चों अपने हिसाब से बना लेना, इसका कोई डायग्राम फिक्स नहीं होता, ठीक है। शेपलेस नॉट शेमलेस, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब क्या हुआ, अमीबा ने क्या करा भाई साहब, इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या कर लिया, कुछ ऐसे ट्रैप कर लिया उसको, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये जो ये दिखाई दे रहा ना, इनको बोलते हैं क्या, सूडोपोडिया। क्या होता है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब, सूडो का मतलब फॉल्स, पता होगा आपको, बायो पढ़ते हो तो। पोडिया का मीन्स होता है फीट, पैर, है ना। तो सूडोपोडिया का मतलब होता है बच्चों पैर जैसी दिखने वाली संरचना, दैट इज कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। और हिंदी में इसको आई थिंक बोलते हैं प्रवर्ध, दीर्घरोम होते हैं ये बाल जैसी संरचनाएं, और इनको प्रवर्ध बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये सूडोपोडिया बना लेते हैं, एंड उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद का जो प्रोसेस आएगा, तो खाने को अब अपनी बॉडी में एंटर करा लेंगे। इसके बाद क्या होने वाला है, जो अमीबा है वो अपनी बॉडी में खाने को बॉडी के अंदर ले जाएगा, एंड उसके बाद तो बस कुछ नहीं है, खाना बॉडी के अंदर आ चुका है। तो लेट्स सपोज ये खाना भाई साहब अंदर आ गया यहाँ पर। आधे बच्चे सोच रहे हैं सर जी समोसा, अरे समोसा नहीं है बच्चों। और इस खाने के चारों तरफ, इस खाने के चारों तरफ एक संरचना तैयार कर देता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो अमीबा उस खाने को अपने फूड वैक्यूल में रखेगा एंड धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करेगा। और जब डाइजेस्ट करेगा बच्चों, तो सीधी सी बात है, एक लास्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अपने शरीर में इस्तेमाल कर लेगा, और न्यूट्रिएंट शरीर में इस्तेमाल कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल बच जाएगा। और सेम प्रोसेस के द्वारा वेस्ट मटेरियल को धीरे धीरे कहां पे खिसकाएगा, वेस्ट मटेरियल को धीरे धीरे अपनी सरफेस की तरफ लाएगा। और अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे सरफेस की तरफ वेस्ट मटेरियल लाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर फेंक देगा। लेट्स सपोज दिस इज द वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एंड दिस इज आउट फ्रॉम द बॉडी। तो दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा ने क्या करा, धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर खाने को एंटर कराया, एंटर कराने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, धीरे धीरे वैक्यूल बनाए, डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी सेम प्रोसेस को बाहर फेंक दिया। अब जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ये 3-4 डायग्राम बना के आप फ्लो चार्ट के द्वारा उस क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है। देखो तरीका होता है क्वेश्चन के आंसर करने का। जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले पूरा पैराग्राफ में समझा देंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। बट मेरे को जो अच्छा लगता है वही लगता है, जैसे इस वाले को समझा रहे हो ना, तो इस वाले के बारे में यहाँ लिखो कि भाई अमीबा के पास ये होता है, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा के पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। एंड देन क्या बात है, फिर उसके बाद क्या होता है, अमीबा अपना खाना धीरे धीरे उसके पास जाता है, ठीक है। फिर इसके बारे में लिखो कि भाई अमीबा फिर क्या करता है, खाने को देखकर उसके चारों तरफ एक फॉल्स फीट तैयार करता है, ठीक है, जो डायग्राम में दिखा रखा है, एंड दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। एंड उसको फिर खाने को अंदर ले लेता है। फिर फूड, इसके बारे में बता दो, फिर फूड वैक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट डायग्राम बना के कि फिर इसी तरीके से नेक्स्ट डायग्राम में सेम प्रोसेस से अमीबा अपना वेस्ट मटेरियल को जो बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। दिस इज द होल प्रोसेस डाइजेशन इन अमीबा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आपको क्या आंसर लिखना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिस्ट द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स
ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको 3 टाइप की ब्लड वेसल्स के बारे में समझाना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शन इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आपको 3 टाइप की कोई ब्लड वेसल जो हमारी बॉडी में है जिसमें हमारे ब्लड वगैरह चलता है वो समझानी है और उनके फंक्शंस लिखने हैं, उनके क्या क्या काम है। तो मैं आपको 3 वेसल्स बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन सी है और उनके काम आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी भी है। तो ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट सबसे 3 ब्लड वेसल्स कौन सी है, तो वैसे देखा जाए ना तो सबसे जो मेन 3 ब्लड वेसल्स है बच्चों वो आपको लिखनी है। एक तो हो गई हमारी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज। दूसरी हो गई वेन्स, तीसरी हो गई कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, एक और डाल सकते हो आप ब्लड वेसल में, हार्ट भी आई थिंक ब्लड वेसल में आ जाता है, क्योंकि भाई हार्ट में भी तो ब्लड चलता ही है, हार्ट में तो ब्लड कैरी होता है, उसी के थ्रू ट्रांसफर भी होता है ना। बट ये 3 तो सबसे जरूरी है बच्चों, आपको लिखनी है। ठीक है, अच्छा क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा था देखो दोबारा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहना बच्चों, जब भी क्वेश्चन करो पढ़ लेना। इसमें लिखा था कि 3 ब्लड वेसल्स, 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शन। अच्छा, इनके टेबुलर फॉर्म में फंक्शंस के द्वारा इनको बताना है। तो बहुत सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें आपको आर्टरी के फंक्शन बताए थे। ठीक है, आपको टेबल बनानी है, तो टेबल में यहां पर आ जाएगी आर्टरीज, फिर आ जाएगी वेन्स, फिर आ जाएगी आपकी कैपिलरीज। सॉरी, तो थोड़ा सा से लिखने में अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं। कैपिलरी, पीए, इन तीनों के बारे में लिखना है। तो बच्चों आर्टरी में वही कि भाई जो भी हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाया जाता है, तो जो वेसल्स होती है वो आर्टरीज होती हैं। फिर वेन्स आएगा, जो हार्ट में पूरी बॉडी से कैरी करके लाती है हार्ट में, वो हमारी वेन्स होती है, जो मैं आपसे इससे पहले बता चुका हूं आपको पॉइंट। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज बच्चों बहुत पतली पतली जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज जब पूरी बॉडी में फैलती हैं तो आर्टरीज 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 से 3 में डिवाइड हो जाती है। तो आर्टरीज आर कन्वर्ट इनटू कैपिलरीज, बहुत फाइन कैपिलरीज बन जाती है, बहुत पतली पतली, और जो हर एक सेल से, हर एक पार्ट से कनेक्ट होती है हमारी बॉडी के, क्योंकि ब्लड हर जगह जाना चाहिए, बॉडी के हर पार्ट में सेल्स है, ठीक है ना, वहां तक ब्लड पहुंचना चाहिए। तो इसलिए कैपिलरीज क्या होती है, हमारी हर बॉडी के पार्ट में पहुंचा देती है। तो कैपिलरीज बहुत फाइन पतली ट्यूब्स होती है जो बॉडी में पहुंचा रही है। फिर जब वेन्स वापस इकट्ठा करके लाए तो कैपिलरीज, अच्छा कैपिलरीज ज्वाइंट होके वापस वेन्स में ज्वाइंट हो जाती है। तो मतलब होता क्या है, देखो ये मान लो ये आर्टरी है, आर्टरीज आर कन्वर्टेड इनटू फाइन कैपिलरीज, ठीक है, एंड देन ये कैपिलरीज वापस ज्वाइंट होके क्या बना लेती है, दीज कैपिलरीज वापस ज्वाइंट होकर वेन्स, तो वापस वेन्स में इकट्ठा होगी। तो आर्टरीज, आर्टरीज और ये वेन्स, ठीक है ना। तो ये बीच में जो आपको पतली पतली जो डिफरेंशिएट हुई, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज है हमारी, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस ये हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें डिफरेंस क्या लिख सकते हो बच्चों, वही कि आर्टरीज जो होती है उनकी वॉल थिक होती है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। वेन्स में थिक वॉल होती है, कैपिलरीज ही भी पतली वॉल्स होती हैं, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इनके फंक्शन में, इनके फंक्शन में आप लिख सकते हो कि भाई जो आर्टरीज होती है वो हाई प्रेशर पे, हाई ब्लड प्रेशर को कैरी करती है, ये वेन्स हमारी लो ब्लड प्रेशर को कैरी करती है, और कैपिलरीज हमारी टू द हर सेल तक ब्लड को पहुंचाती है, ठीक है। उसमें फंक्शन पूछा था ना आई थिंक, हाँ, देयर फंक्शंस एंड टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ठीक है। और मेन काम तो यही होता है बच्चों। और आर्टरी में एक सबसे जो बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी की जिसको ओटा कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ओटा, ओटा इज द सब कह सकते हो आप लार्जेस्ट आर्टरी,
सबसे बड़ी आर्टरी वही होती है जिसमें अरोटा की वॉल थिक होती है काफी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर झेलती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपको तीनों के लिखना है। तो ये ब्लड वेसल्स होती है और इन्हीं के बीच के डिफरेंस आपको, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इट इज नेसेसरी। बच्चों डबल सर्कुलेशन समझाना है आपको, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन क्या होता है और वो क्यों नेसेसरी है। तो पहली बात तो बच्चों आपको इसमें क्या समझाना है, आपको इसमें समझाना है जब हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से फिर वापस हार्ट में आता है एंड देन लंग्स से फिर चेंज होता है। आपको पता होगा कि वहां पर एल्वियोली होती है और एल्वियोली से क्या होता है, हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो जो पूरी साइकिल में, इस पूरी कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर ट्वाइस, 2 बार आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। मैं समझा देता हूं आपको। मान लो ये हार्ट है, हार्ट, और यहां पर लंग्स है, मान लो ये, मान लो लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। लंग्स से आपको पता ही होगा, ठीक है। तो लंग्स में एक एल्वियोली पार्ट होता था बच्चों, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जहां से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी जाती है, ठीक है। और जो अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में जाता है। क्यों जाता है हार्ट में, भाई उसको प्रेशर चाहिए ना हाई, ताकि वो पूरी बॉडी में पहुंच सके। अब यहां से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है विद हाई प्रेशर, हर एक बॉडी में, हर एक जगह, सेल्स के पास, बॉडी सेल्स के पास। अब फिर सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देती है, क्योंकि एनर्जी बनाती है अपने लिए सेल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये वापस यहां पर जाना चाहता है, कहां पर, एल्वियोली के पास, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये, और कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। तो ये डायरेक्ट नहीं जाता, ये हार्ट में दोबारा जाता है, बिकॉज भाई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, प्रेशर खत्म हो चुका है, इतना काम करने में प्रेशर खत्म हो चुका है, इतनी ब्लड के पास उतना ज्यादा प्रेशर नहीं बचा है। तो प्रेशर कैरी करने के लिए दोबारा हार्ट में जाता है और हार्ट दोबारा उसको पंप करता है एंड देन जाता है एल्वियोली के पास वापस, ठीक है। और जाकर फिर से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। तो आपने क्या देखा, एल्वियोली से जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो गया हार्ट में, और हार्ट से गया पूरी बॉडी सेल्स में, और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला बन के हार्ट में वापस आया एंड देन वापस गया कहां पर, एल्वियोली के पास, और ऑक्सीजन लेने के लिए। तो आप देख रहे हो पूरी कंप्लीट वन साइकिल में हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो ट्वाइस, 2 बार हार्ट के अंदर एंट्री करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। ह्यूमन circulatory system is known as the double circulatory system because the heart is the blood is enter twice in the heart in one complete cycle, ठीक है, that's why it is called double circulatory system। तो ये इसका आंसर रहेगा बच्चों, आपको जो एक्सप्लेन करना है। why it is necessary, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जरूरी क्यों है। तो बच्चों सीधी सी बात है, डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। पहली बात तो, अगर ब्लड एक बार चला गया हार्ट में, ठीक है, उसके बाद पूरी बॉडी में पहुंचा दिया गया हाई प्रेशर से, अगर वो दोबारा हार्ट के पास न जाए तो क्या उसके पास ब्लड पे प्रेशर आएगा, उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, उतना प्रेशर डेवलप नहीं कर पाएगा, तो क्या वो एल्वियोली तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए उसका दोबारा हार्ट में जाना जरूरी है। अगर ऐसा ना करे तो उसके पास उतनी एनर्जी ना हो कि वो वापस कहां पहुंच पाए, एल्वियोली के पास पहुंच पाए और ऑक्सीजन कैरी कर पाए, ठीक है ना। तो इसलिए वन एक कंप्लीट साइकिल में उसको 2-2 बार हार्ट में जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए नेसेसरी है ताकि वो हाई एनर्जी उसके पास रहे और वो जल्दी काम कर पाए, वरना बहुत स्लो, और हमारा अगर ये प्रोसेस स्लो हुआ तो उससे क्या होगा, ब्रीथिंग रेट हाई हो जाएगा, हमारे को सांस लेने में जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, हम थके थके फील करेंगे, एनर्जी सही से नहीं बच पाएगी बॉडी में, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी,
एक क्वेश्चन और आता है बच्चों यहाँ से, और वो क्वेश्चन है कि भाई ये चैम्बर्स क्यों होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स का क्या काम है। यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, पता होगा। तो चैम्बर्स ऑल्सो नेसेसरी फॉर सेपरेटिंग, क्या करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को सेपरेट रखने के लिए। अगर बेटा ये चैम्बर्स ना होते तो ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, और जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती सेल्स के पास, और एनर्जी भी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाती। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको ये आंसर इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन हमें बस कवर करने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथवे ऑफ द कंबशन ऑफ ग्लूकोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आपको ग्लूकोज का कंबशन एक्सप्लेन करना है, जो अलग अलग पाथवे यूज होते हैं, और वो भी कंबशन ऑफ ग्लूकोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। बेटा बहुत वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है बेटा, एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। चलिए तो बच्चों क्या होता है, देखो हमारे पास होता है ग्लूकोज, जो कि हमने डाइजेशन के प्रोसेस से बनाया, C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज बच्चों कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट, पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा ये ग्लूकोज क्या है बच्चों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और पाइरुवेट क्या है बच्चों, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो पहले तो ग्लूकोज क्या हुआ, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। अच्छा किस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों, किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म। आई थिंक साइटोप्लाज्म आपको पता होगा, सेल का एक पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है सेल का, वो साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद जो ग्लूकोज है पाइरुवेट जो बना, वो 3 तरीके से अलग अलग पाथवे में चलता है। तो 3 तो कौन से तरीके हैं जो कि एक्सप्लेन करने हैं आपको, ठीक है। एक होता है बच्चों, इसको हम बोलेंगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तरीका है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा क्या क्या है बच्चों ये, तो ये जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला तरीका है बच्चों, इसको सबसे पहले समझते हैं। ये होता है यीस्ट के अंदर, यीस्ट, ठीक है, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर पाया जाता है। इसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चों, क्या, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, अनएरोबिक भी जानते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये पाइरुवेट था ना बच्चों, ये जो पाइरुवेट था ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर, इसमें एक तो अल्कोहल बनाता है ये इथेनॉल, दूसरा इसमें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और तीसरा एनर्जी। तो एनर्जी बना ली अपने लिए इसने, ये प्रोसेस होता है। इथेनॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 1 कार्बन, तो है टोटल 3 कार्बन, ठीक है। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था यहाँ पर, ये 3 कार्बन इसमें यूटिलाइज हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा यीस्ट के अंदर। तो आपने देखा होगा यीस्ट क्या करता है, क्या नाम है, जैसे कि कुछ चीजें होती है, जैसे कि पिज्जा बेस बनता है, भटूरे का आटा बनता है, तो उसमें यीस्ट काम आता है। तो यीस्ट क्या करता है, CO2 बनाता है। तो CO2 क्या करती है, CO2 उसमें होल्स क्रिएट कर देती है, छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देती है, जिससे वो स्पंजी बन जाती है, ठीक है ना, तो फ्लफी चीजें बन जाती है। अच्छा एक तरीका है पाइरुवेट का कन्वर्ट होना, लैक ऑफ ऑक्सीजन की
की वजह से। अच्छा, ये कहाँ होता है बच्चों? ये हमारी मसल सेल में होता है, मसल सेल। ठीक है, मसल्स होती है ना हमारी, मसल सेल है नहीं मेरे पास आजकल, थोड़ी ढीली पड़ रही है मसल। तो मसल सेल्स में क्या होता है बच्चों, कई बार हम जब हैवी वर्कआउट या फिर रनिंग वगैरह करते हैं तो आपने कभी फील किया हो कि मसल सेल में जब पाइरुवेट अचानक से ऑक्सीजन से मिलता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम पड़ जाती है, क्योंकि हमारा एक्टिविटी बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, मतलब जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं हम चीजों को, और उतना ब्रीथिंग रेट हमारा हाई होता ही है, तो ऑक्सीजन का कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है मसल्स में, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, साथ में एनर्जी बन जाती है थोड़ी बहुत जो बननी होती है, और CO2 वगैरह बन जाती है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से बच्चों वो पेन सा, अगर आपने फील किया हो, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स वगैरह, ठीक है, वो क्रैम्प्स और वो पेन आता है लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। तो एक तरीका ये भी है। तो दो पाथवे मैंने आपको क्लियर कर दिए। फर्स्ट था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द पाथवे, एंड सेकंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब थर्ड पे चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया पता है क्या होती है, कहां पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आपको याद होगा, ऐसी कुछ सेल होती है, सेल का ऑर्गेनल होता है, सॉरी सेल नहीं है, सेल का एक ऑर्गन है जो कि एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है, याद होगा आपको, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ये हमारे अंदर प्रॉपर जो होता है वो है। तो इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट ग्लूकोज होता है कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये तीन तरीके हैं बच्चों जिसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है हमारा, कंबशन ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज कह लो या फिर कंबशन बोल लो। तो पहले क्या हुआ, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट, जो कि किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड देन फर्स्ट पाथवे था हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट के अंदर होता है, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट था हमारा वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और दूसरा पाथवे है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मसल सेल के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड बनता है इसके अंदर, लैक्टिक एसिड के साथ में एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसमें क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से होता है, आपने कई बार फील भी किया हो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में अगर देखें तो तीसरा है पाथ ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा एटीपी के रूप में जो एनर्जी बनाती है हमारी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। तो ये आपको क्या करना है बच्चों, पहले सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करना है, देन लास्ट में ये फ्लो चार्ट बना देना। आप क्या कर लोगे, पूरा आंसर आपको तैयार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसको। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा उसका आंसर। क्या क्वेश्चन था हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन था डिफरेंट पाथवे आपको समझाने थे कंबशन ऑफ ग्लूकोज के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ये मैंने आपको बता दिया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पाथवे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब in brief the function of kidneys, ureters, urinary bladder and the urethra। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम भी देखोगे, उसमें भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, बट मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको थोड़ा। इनके फंक्शन बताने बस, हमारे को कुछ नहीं करना है। डिस्क्राइब द ब्रीफ फंक्शन। तो सबसे पहली बात तो बच्चों किडनी आपको पता होता है, सेट ऑफ किडनी होती है हमारे पास, यानी 2 किडनी हमारी बॉडी में। और किडनी वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो ब्लड को प्योरीफाई करता है बच्चों। ब्लड में जब आप ब्लड, भाई सीधी सी बात है, जो भी काम करेगा वो गंदगी तो वहां पे होगी ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ब्लड हो गई या ये ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है हमारी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड को जब इधर से उधर ले जाया जाता है तो क्या होता है कि किडनी में जो किडनी क्या करती है, प्योरीफाई करती है ब्लड को, ठीक है ना। और ब्लड जब प्योरीफाई होता है तो क्या होता है, उसमें हमारी जो किडनी है उसमें जितनी भी चीजें होती है ब्लड के अंदर, जो भी इंप्योरिटीज होती है, उनको किडनी क्या कर लेती है, प्योरीफाई कर देती है। तो जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट हो गया और भी अदर चीजें हो गई जो वेस्ट मटेरियल होता है,
उसको हमारी किडनी क्या करती है, प्योरीफाई कर लेते हैं। तो किडनी का काम क्या है, हमारा नेफ्रॉन होता है इसके अंदर, आपने सुना होगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन वो काम करवाता है, ठीक है। यूरेटर क्या होता है बच्चों, किडनी से जो ट्यूब्स आती है, मान लो ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी से जो ट्यूब्स आ रही होती है, ठीक है, दिस इज द यूरेटर ट्यूब्स, ठीक है। इससे जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा नीचे की तरफ आता है। और यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर एक ब्लैडर होता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर सारा का सारा यूरिन, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह, वो इकट्ठा होता है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये यूरेथ्रा पार्ट है। इसमें क्या होता है, जितना भी यूरिन होता है हमारी बॉडी में बना होता है वो सारा सारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी इनके फंक्शंस की, जिस तरीके से क्या होता है बॉडी में काम करते हैं। तो बच्चों ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको इसके सारे आंसर जो हैं आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट आंसर दिए हुए हैं। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलते कहीं पर, आपको एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, बट फिर भी आप अगर नहीं कर पाते हो, आप कमेंट कर देना इस वीडियो पर, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाना और मैं आपको सारे आंसर पर्सनली आपको भेजूंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करना वीडियो पर। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो उस पर लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छी वेटेज रखता है, बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तभी फुल मार्क्स आपको मिल पाएंगे। समझ में आ रही है भाई बात, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हाँ हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस या फिर इतने बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दे पाऊंगा अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा जाने की। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक ये लास्ट तक वीडियो अगर देखी है तो, ठीक है, और बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।